गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज 2.3 टॉपिक पढ़ेंगे। 1815 के बाद का एक नया रूढ़िवाद। देखिए, रूढ़िवाद का पहले आप मतलब समझिए कि रूढ़िवाद होता क्या है। रूढ़िवाद का मतलब होता है पुरानी सोच के व्यक्ति, पुरानी सोच के लोग, पुरानी सोच की संस्थाएं। जैसे आपके घर में दो टाइप के लोग होते होंगे, एक पुरानी सोच के, एक नई सोच के। पुरानी सोच के आपके दादा दादी, नाना नानी, चाहे जो और ओल्डर पर्सन होंगे आपके घर में वो, और आप एक आधुनिक सोच के हैं, तो आपको रूढ़िवादी नहीं कह सकते हम। आपको नहीं कह पाएंगे। आपके जो पुराने लोग हैं, जो दादा दादी हैं और जिनकी सोच पुरानी व्यवस्थाओं पर आधारित है ना, उनको हम बोलते हैं रूढ़िवादी लोग। आगे देखते हैं कि जब 1815 के बाद नेपोलियन की हार जाती है, तो उसके बाद रूढ़िवादों की ताकतें थोड़ी सी बढ़ जाती है। और रूढ़िवाद लोग ऐसे थे, वो चाहते थे कि फिर से फ्रांस में राजा की शक्ति हो, राजा ही सत्ता पर आसीन हो, और वो ऊंच नीच की भावना भी थी। हाँ, लोगों में ऊंच नीच की भावना होना चाहिए। वो है ना, जो बड़े वर्ग थे और छोटे वर्ग थे, उनको मध्य वर्ग थे, उनको बांटना चाहिए आपस में। इस तरह के लोग सोच रखते थे। आगे आगे चल के देखते हैं। लेकिन इसमें कुछ रूढ़िवाद ऐसे भी थे कि नहीं, इनको विश्वास नहीं करते थे। बोलते नहीं, जो नेपोलियन के द्वारा जो आधुनिकीकरण किया गया था, ये किसी भी देश को चलाने के लिए अच्छा है। मतलब कई लोग नई सोच को क्या, रूढ़िवाद में दो तरह के लोग थे। एक नवीन रूढ़िवाद था, एक प्राचीन रूढ़िवाद था। जो नवीन रूढ़िवाद के लोग थे, वो सोचते कि नहीं, नेपोलियन की वो मतलब चीज़ों को सही बताते, मतलब आधुनिक चीज़ों को सही बताते थे। जैसे सेना है, कुशल नौकरशाही है। कुशल नौकरशाही मतलब प्रशासनिक अधिकारी, गतिशील अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था भी अच्छा होना चाहिए। और वो लोग सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति चाहते, मतलब इसको ख़त्म करना चाहते थे। जो सामंतवाद का मतलब ये होता है कि जमींदार लोग, जो पहले के जमींदार से आज के जमींदार हैं हमारे भारत में, वही सामंतवाद था फ्रांस का। तो इसको ये लोग पूर्ण रूप से ख़त्म करना चाहते थे बच्चों। आगे देखते हैं। जब 1815 में जब ये नेपोलियन की हार होती है, नेपोलियन को 5 देश मिल के हराते हैं, जिसको इंग्लिश में अगर आपको याद रखना तो प्राग, प्राग के नाम से याद कर सकते हैं। प्रशा, पी से प्रशा, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया, और बी से आप जानते होंगे अच्छे से इसके बारे में। तो ये पांचों महाशक्ति देश ने बनाया था, इसको हराया था मिलके। आगे चल के फिर ये लोग मिलते हैं कहाँ पे, वियना में। सभी पांचों देश मिलते हैं जिन्होंने इसको हराया था, और उसमें एक संधि संधि करते हैं लोग आपस में मिलकर। इसको बोलते हैं हम ट्रीटी ऑफ वियना, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक उस टाइम के वियना के, वियना के चांसलर ये रहते हैं। वियना के जो कि चांसलर थे, उनके ही देख रेख में सब ये होता है। और इन्होंने ये किया था, इनका उद्देश्य ये था कि इनका उद्देश्य था कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। और इनका एक उद्देश्य था कि जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भाई राजतंत्र को हटा दिया गया था, जो बुर्बो राजवंश का जो ये आपका लुई सोलहवां शासक था, उसको हटा दिया गया था। तो फिर उसको सत्ता में बहाली चाहते थे, फिर उन्होंने बहाल भी करवाया पांचों ने मिलकर। मतलब ये लोग भी राजतंत्र के साथ थे, प्रजातंत्र के खिलाफ थे, मतलब डेमोक्रेसी के ये लोग खिलाफ हुआ करते थे। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहा है। अब जिन इलाकों तो फ्रांस ने खो दिया था, उससे जो है ना, जिन जिन इलाकों को मतलब फ्रांस ने अपना अधीन कर लिया था, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उन इलाकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जैसे कुछ इनके जो सहयोगी देश थे, उत्तर में किसी को लगा दिया, दक्षिण में किसी को दे दिया, पश्चिम में किसी और को दे दिया। इस तरह से कई सीमाओं पर इन्होंने मतलब अपने जो खास खास देश थे, करीबी देश थे, ब्रिटेन था, चाहे इटली था, ये पांचों देश ने मिलकर अपना आधिपत्य जमा लिया जो नेपोलियन ने हराया था। और इस ट्रीटी में एक और ये किया गया कि फ्रांस अब अपनी सीमाओं को नहीं बढ़ा पाएगा, इसलिए पूरी सीमाओं को एक तरह से पैक कर दिया गया। पैक समझते हैं, सीमा पर इनके आदमी लग गए, मतलब इनके जैसे ब्रिटेन था उसको कुछ सीमा का कुछ हिस्सा दे दिया गया, ताकि ये बढ़ा ना पाए सीमा को, आगे चल के विस्तार ना कर सके। अब देख सकते हैं आपको इसी पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि किस देश ने कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर किया। जैसे नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया उत्तर में, बेल्जियम भी शामिल था, और दक्षिण में पिडमोंट में, ये सब देख लेंगे। इन्होंने एक अच्छा काम किया था, जो 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसको बरकरार था, उसको नहीं तोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके नीचे वाला पैराग्राफ। 1815 में स्थापित रूढ़िवाद संस्थाएं व्यवस्थाएं निरंकुश थी, वे आलोचना और असमानता बर्दाश्त नहीं करती थी। देखिए, इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि जो रूढ़िवादी थी भाई निरंकुश थी। मैंने पहले बताया, जो
सुनते उनसे किसी की नहीं है। तो इनके खिलाफ मतलब जो भी बोलेगा, जो भी इनके खिलाफ कुछ लिखेगा अपने लेख में, तो उसकी खैर नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने सेंसरशिप को अपने अंडर में कर लिया। सेंसरशिप मतलब अखबार में जो भी लेख छपेगा, जैसे आज अगर न्यूज़ कोई आ रहा है तो न्यूज़ हमारे क्या होता है, न्यूज़ रिपोर्टर पूरे आज़ाद होते हैं, वो किसी मुद्दे को भी दिखा सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल भी सकते हैं, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो। लेकिन रूढ़िवाद सरकार में ऐसा नहीं था, जो ये चाहेंगे वही अखबारों में छप के आएगा, क्योंकि उस टाइम टीवी नहीं था, रेडियो का उतना प्रचार प्रसार था नहीं, एक कम्युनिकेशन का साधन अखबार ही हुआ करता था। तो अखबार में कहने का मतलब सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ ही लिखवाते थे, भले कितना ही बुरा काम करें, लेकिन सिर्फ इनकी अच्छाइयाँ सामने आती थी। क्योंकि अगर अखबार ने लिख दिया, क्योंकि उस टाइम प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, मीडिया की स्वतंत्रता मतलब मीडिया को फ्रीडम नहीं मिली, इसलिए इनके कहने के अनुसार ही वो सब चलते थे। किताबों में भी वो चाहेंगे वही करेंगे, नाटकों में भी चाहेंगे उसी टाइप का नाटक होगा, गीत भी इनके हिसाब से लिखे जाते थे। गीत ऐसे लिखे जाते थे कि इनके गौरवशाली इतिहास को बताता था, ऐसे गीतों को लिखा जाता था, मतलब इनका गौरवान्वित इनको कर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन इसमें जो उदारवादी थे वो लगातार उनको क्रांति की भावना उनको लगातार प्रेरित कर रही थी, और हमेशा वो जो नई रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसकी हमेशा उन्होंने आलोचना किया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और उन्होंने एक मुद्दा ये उठाया कि भैया प्रेस की आज़ादी चाहिए, क्योंकि प्रेस जो था, प्रेस समझते हैं आप, मीडिया मीडिया ही एक ऐसा लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहते हैं मीडिया। अगर मीडिया हमारी खराब हो जाएगी, अगर मीडिया आज के दौरान बिक गई तो समझिए देश को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। तो उस टाइम ये जो निरंकुशवाद था, जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी, इन्होंने सबसे पहले जनता को अपने पक्ष में करने के लिए मीडिया को अपने पक्ष में किया। मीडिया जब पक्ष में हो जाएगी तो हमारी बातों को लेगी, हमारी गुणगान करेगी, तो उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई समय तक ये अपना शासन कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे 2.4 क्रांतिकारी। देखिए क्रांतिकारी को क्या हुआ उस समय, जब रूढ़िवादी व्यवस्था आई तो उस समय क्रांतिकारी को क्या हुआ। क्रांतिकारी क्या हुआ कि चुपचाप से, क्योंकि भाई खुलेआम तो कुछ कर नहीं सकते थे, राजा का शासन था, और राजा के खिलाफ क्रांति करो तो छोड़ेगा नहीं आपको, फांसी पे टांग देगा, चाहे आपको याद करवा देगा सीधे। तो ऐसे ही हुआ कि इन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार करने, लेकिन अब ये लोग बिल्कुल अब अदृश्य हो गए। अदृश्य का मतलब कहीं छुप हो गया है। आज छुप के ये लोग सब काम करते थे, काम तो चल रहा था लेकिन छुप के काम हो रहा था। जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे ये छुप के देते थे। आगे चलते हैं। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। देखिए राजतंत्र का विरोध करने के बराबर था अगर आप क्रांतिकारी हैं। और राजतंत्र का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना। आज अगर आप अपनी सरकार का विरोध करते हैं तो दिक्कत हो सकती है आपको, इसके बाद आपको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी चलाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है आपको। तो इसी तरह से वो भी था, उस समय भी था, हो तो भाई राजा था, देश निकाल देता, कैपिटल पनिशमेंट देता, कुछ भी कर सकता था। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था इटली में, उसका नाम था जोसेफ मैस्सिनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये जोसेफ मैस्सिनी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, मैंने देखा है एग्जाम्स में। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से थोड़ा सा पढ़ेंगे, और आगे चल के इसके मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा जोसेफ मैस्सिनी का, और जो भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके मैं नोट्स भी आप लोगों को दूंगा इसके। देखिए जो जोसेफ मैस्सिनी था, उनका जन्म 1807 में जिनोवा में हुआ था। वह कार्बोनरी के संगठन का सदस्य बन गया। आगे चल के जन्म हुआ था 24 साल की बहुत कम उम्र में ही, एक जवान जब यंग एज का था, तो ये क्रांतिकारी था। और ये कार्बोनरी एक अब हम कह सकते हैं क्रांतिकारी संस्था थी, जैसे आज बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वैसी एक पार्टी थी, समझिए कार्बोनरी वो क्रांतिकारियों की पार्टी थी। उसने क्या किया, ज्वाइन कर लिया इसको। अब फिर देखिए क्या करता है, ये जब 24 साल की वर्ष में ज्वाइन किया था, लिगोरिया में क्रांति के करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। जब वो लिगोरिया एक प्रांत का नाम है वहाँ पे, जब गया वहाँ पे तो उसको बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र था, तो उसको वहाँ से बहिष्कार करके बोला भाई तुम यहाँ नहीं करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। तत्पश्चात इसमें दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। आगे चल के वही यही नहीं माना ही है, इसने अपने खुद के संगठन बना लिए, कुछ युवाओं को उसने इकट्ठा किया। इसने दो संगठन बनाए, दो संगठन समझते ना आप लोग, जैसे पार्टी कह सकते हैं इसको हम लोग। एक तो मार्सेई जो कि इलाके का नाम था, कोई क्षेत्र का नाम होगा, उसमें यंग इटली, और दूसरा बर्न भी एक इलाके का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है, एक रीजन का नाम है यंग यूरोप। दो इसने क्या बनाया संगठन, वही भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड, जिसको
मालूम चल पाया, नहीं तो अगर ऊपर मालूम चल गया निरंकुशवादों को या राजाओं को मालूम चल गया तो सीधे इसका संहार किया जा सकता है, तो खत्म किया जा सकता है। इसे से बिल्कुल गुप्त रूप से वो चलाया। मैसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्य की पराक्रति की जाएगी। मतलब मैसनी ये चाहता था कि देश हो, कोई भी देश एक मनुष्य के लिए, उसके मनुष्यों के लिए बनाई जाती है, सबका इसमें बराबर का अधिकार है, कोई ना इसमें ऊंच नीच है, और सबको बराबर संसाधन मतलब इसका एक अच्छा विचार था राष्ट्र के लोगों के प्रति और राष्ट्र के। चलिए, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। मतलब उसके ये मतलब विश्वास था, उसका ये मानना था कि इटली जो है छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और सबके राजा अलग अलग हुआ करते थे इटली में ही, है ना। इटली कई भागों में विभक्त था। तो इसका एक कहना था कि नहीं, इटली को एक देश बनाया जाए, एक अच्छा खासा देश बनाया जाए, उसको छोटे बांटा जाए। उसने इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। आखिर इसी मॉडल जो जोसेफ मिक्सनी जैसे अपना रहा था, तो पोलैंड के जो क्रांतिकारी थे, फ्रांस के क्रांतिकारी, जर्मनी के, उनको ये बहुत ही अच्छी लगी। उन्हें बोला क्यों ना हम भी ऐसा ही करें, ताकि हम भी राजतंत्र से आज़ादी चाहेंगे और इससे अच्छा खासा आज़ाद हो चाहेंगे। मतलब उनका ये मॉडल उसको अच्छा लगा इन देशों को, क्योंकि सब यूरोपीय देश थे ही। मैसनी द्वारा राष्ट्रतंत्र का घोर विरोध करके और उसके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैसनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। आगे चल के उसने रूढ़िवादियों को हराया, कई जगह युद्ध किया, उसने हराया भी था। इसलिए जो ड्यूक मेटरनिच था, ड्यूक मेटरनिच जिसने ट्रीटी ऑफ वियना, मतलब वियना की संधि, मतलब इसमें मेन अध्यक्ष था ये उस समय का, तो उसने कहा था, इसको बहुत बड़ा दुश्मन बताया था, सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। क्यों? क्योंकि निरंकुशवाद था, इसका विरोध करता था।